दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस में ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर्स को लेकर बात करेंगे, जो कि राष्ट्रपति और उसकी कार्यपालिका शक्ति, आपातकाल, इन सब से संबंधित होगा। चूँकि चैप्टर बड़ा था इसीलिए पिछली क्लास जो थोड़ी छोटी भी रखी थी, क्योंकि स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई थी। लेकिन आज जो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिए जा सकें और किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का परीक्षा दे रहे हो, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ये किसी एक ही परीक्षा के लिए तैयारी हो। आपके लिए क्वेश्चंस जो होंगे वो किसी भी एग्जाम में ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं, जैसे कि हमने कल किया था। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और उस पर जिन लोगों ने भी आंसर दिए हैं वो अच्छे दिए हैं, आंसर अच्छे अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो लोग भी कर रहे हैं अच्छे अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि रेगुलर बने रहिए, हर एक चीज़ की बारीकी को जानने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहले क्वेश्चन के साथ ही आपके यहाँ स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, उसके ऑप्शंस दिख जाएंगे और मैं यहाँ से बोलूँगा अभी, फिर इसके बाद डिस्कशन करेंगे जैसे हम लोग रोज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी अपनी क्लास की, और इसके साथ ही आप लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। और जिन लोगों ने आगे चल के जितना भी वो सीखेंगे, अगर कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपातकाल के संबंध में है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास: हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या ऑप्शन डी दिया हुआ है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो जो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा कि जो सभी कारण इसमें दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। कौन कौन से कारण दिए हुए हैं? तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है किन स्थिति में लगता है? युद्ध की स्थिति में लगता है, या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है? युद्ध की स्थिति में और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, और उसके साथ साथ एक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है। किसके स्थिति में लगता है? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है। तो तीन आधार मेनली हमें देखने को मिलते हैं जो कि किस में लगाए जाते हैं? अनुच्छेद 352 जो लगाया जाता है वो इन तीन आधारों पर लगाया जाता है। और इनकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी कंसेप्ट को हमने पीछे अच्छे से समझा हुआ है, देखा हुआ है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं क्लास को वो पीछे जाए, प्लेलिस्ट में जाए इंडियन पॉलिटी की, और सारी क्लासों को बहुत अच्छे से कर लें, कवर अप कर लें, तो उनको करने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, इन चीज़ों को समझ में अच्छे से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, कौन सा आधार नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा आधार नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर। ठीक है, साथ साथ जल्दी क्वेश्चन देखिए और आंसर डालिए। 10 सेकंड का समय होता है आप लोगों के पास, ये भी बहुत ज़्यादा समय देता हूँ। 3 सेकंड 4 सेकंड मैक्सिमम रखिए अपने आंसर को देने का। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों से छूटे नहीं। और जितना कराया है उनमें से ही क्वेश्चंस आपको पुटअप मिलने वाले हैं, क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, या सशस्त्र विद्रोह? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सशस्त्र विद्रोह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सशस्त्र विद्रोह दिया हुआ है। माफ कीजिएगा, आंतरिक विद्रोह दिया हुआ है या आंतरिक अशांति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन, आंतरिक शांति को खतरा। आंतरिक शांति को खतरा, आंतरिक शांति को खतरा, इस आधार पर ऑप्शन सी दिया हुआ है। और ये जो होगा ये हमारा गलत होगा। इस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। अब कब से नहीं कर सकते? 44वें संविधान संशोधन के बाद से। ठीक है, 44वां संशोधन किया गया था संविधान में। 44वें संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया कि आंतरिक अशांति या आंतरिक विद्रोह के स्थान पर कौन सा शब्द ले आया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को ले आया गया। जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे ले आया गया, तो यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। क्या नहीं की जा सकती? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। बात क्लियर हो रही है?
मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने बच्चे पिछली क्लासेस पूरी की है, अच्छे से की है, ईमानदारी के साथ की है, एक एक शब्द को अच्छे से सुना है, तो आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूँ बड़े फैंटास्टिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको हिला देंगे, थोड़ा सोचने पर मजबूर भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो चुटकी बजाते हो जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका रिविजन अच्छे से होना चाहिए। 2 क्लास ले रहा हूँ मैं, ये मेरी पहली क्लास है क्वेश्चन आंसर्स की जो मैं 2 बार ले रहा हूँ। वैसा कोई पहला टॉपिक है नहीं तो एक ही क्लास में लेता हूँ और इसी में ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को याद रखने और दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस को रटिए नहीं या फिर टॉपिक्स को रटिए नहीं, क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई आंतरिक अशांति को खतरा के आधार पर राष्ट्रपति नहीं लगा सकते, ऐसा कब से कहा गया? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। कई बार बता दिया है, ठीक है। इसके साथ ही सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया किसकी जगह पर? आंतरिक विद्रोह या आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर नहीं लगाया सकता, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है? चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया, तो कोई जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दे कि कितनी बार लगा है आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राज्य या राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अगर हम देखें, क्या राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार लगा है? कितनी बार लगा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 1 बार लगा है बस। कितनी बार लगा है? 1 बार लगा है, ज़्यादा बार नहीं लगा है, बस 1 बार इसे लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया? 1 बार लगाया गया। और 1 बार कब लगा था? इस आधार पर, किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक विद्रोह के आधार पर 1 बार जो लगा था वो कब लगा था? वो लगा था 25 जून 1975 को लगा था। तो ये मैं लगातार जब मैंने आपातकाल वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है उसमें मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं आप लोगों को, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, ठीक है। जिसमें से 1 बार जो लगा है वो आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगा है, इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 में जो आपातकाल लगा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आसान प्रश्न था ये भी और मैं आशा करता हूँ कि आप में से अधिकांश लोगों ने आंसर दे दिया होंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। देखिए अधिकांश क्लासें तभी डिले होती हैं मेरी जब किसी वजह से कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास कोई टीम नहीं है इतनी बड़ी कि जो मुझे हेल्पिंग हैंड दे सके, मुझे ही सारे क्वेश्चंस क्रिएट करने पड़ते हैं। पीपीटी अगर फाइल बनानी है, करंट अफेयर्स की जो वीडियो डलती है उसकी पीपीटी फाइल भी बनानी होती है, क्वेश्चंस भी यहाँ तैयार करने होते हैं, इसके लिए पिक्चर्स तैयार करने होते हैं, थंबनेल बनाना होता है, वीडियो एडिट करना होता है। तो ये सारे काम जो है केवल मैं ही करता हूँ, तो मेरे पास इतना समय जो है बहुत कम रहता है। तो इसी वजह से कभी क्या होता है कि ह्यूमन नेचर है भाई कि थोड़ा आलस आ जाता है, या फिर कहा जा सकता है कि किसी वजह से, दूसरे कामों की वजह से क्या होता है कि टाइम थोड़ा डिसेबल हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। लेकिन हमेशा जो पॉलिटी की क्लास होगी आपकी सुबह 9 बजे ही मैक्सिमम रहा करेगी, तो सुबह 9 बजे तुरंत जो है क्लास कर लिया कीजिए, क्योंकि शाम तक जो है मैं अगली क्लास को रिकॉर्ड करता हूं, तो शाम तक जो है सारे डाउट आपके जो है कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। अगर आप उस वीडियो को फिर कभी देख रहे हैं फिर सोचे कि मैं उस डाउट को सॉल्व करूं, तो ऐसा करना जो है मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अकेले ही काम कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं सपोर्ट चाहूँगा, सहयोग यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़े तो जो टीम भी है उसमें भी लोग आने शुरू हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद एक तरीके से चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, सिचुएशंस बननी शुरू हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही प्रश्न है, आपातकाल से ही संबंधित है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। बड़े ही प्यार से इस चीज़ को समझाया मैंने। आपातकाल वाला चैप्टर बिल्कुल अलग ही लिया था, बहुत ही अच्छे से और सटीक तरीके से इस चीज़ को मैंने समझाया था। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए या 3 वर्ष के लिए। तो क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष के लिए। क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष के लिए। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम किसी भी राज्य में कितने वर्ष के लिए लग सकता है? 3 वर्ष के लिए लग सकता है। लेकिन एक अपवाद भी बताया था मैंने इसमें कि 1987 में पंजाब राज्य में, किसमें? पंजाब राज्य में राष्ट्रीय या कहा जाए राज्य आपातकाल लगाया गया या राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो 1990 तक क्या हुआ कि 1990 तक इसके 3 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बन पाई कि राष्ट्रपति शासन को अब वहां से हटा दिया जाए। तो परिस्थितियां नहीं बन पाई, तो इसको 2 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया गया धीरे धीरे करके।
तो 1991 में 1991 में एक संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 68वां संविधान संशोधन। 68वें, माफ कीजिएगा, 68th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में क्या कर दिया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन को और एक्सटेंस किया गया, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में रहा है तो वो पंजाब में रहा है 5 वर्षों तक के लिए। नहीं तो सामान्य स्थिति में केवल कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 3 वर्षों के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है। वो भी अगर 1 वर्ष से भी आगे बढ़ाना है, यानी कि शुरुआत में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगता है? प्रारंभ में 6 माह के लिए लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा। अब उसके बाद 6 महीना और बढ़ाया गया, 6 महीना और बढ़ाने के बाद 1 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष से और आगे बढ़ाना है तो 1 वर्ष से आगे बढ़ाया तभी जा सकता है जब 2 कंडीशन हो किसी भी राज्य में, कि भारत में किसी क्षेत्र में या उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल, किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो देश में, कहीं पर क्या हो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो देश में, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, तब वहां पर आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर चुनाव आयोग क्या कर दे? चुनाव आयोग इस बात की पुष्टि कर दे कि अब उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो वहां पर 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो अब मैक्सिमम कितने के लिए? 3 वर्ष के लिए। लेकिन 1 वर्ष के बाद ये कोशिश की जाती है कि उस राज्य में चुनाव हो जाएं, और 1 वर्ष के बाद चुनाव नहीं होते हैं इन स्थितियों में रहकर तो आगे बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? और ये सारी चीज़ें मैंने पीछे क्लास में पढ़ाई हुई हैं, पीछे की क्लासेस देखिए एक बार, और अच्छे से एक बार फिर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये भी मैंने पिछली क्लासेस में बताया ही है, 1951 में भारत का पहला राज्य रहा पंजाब, जहाँ पर पहली बार संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हो गया, या फिर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल कर ले, राज्य आपातकाल हो गया, राज्य आपातकाल हो गया, या फिर एक और शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान रखिए शब्दों का ही खेल है सारा एग्जाम में, संवैधानिक आपातकाल, इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। बात क्लियर है? संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सारे, देखिए क्वेश्चन लीजिए और एक क्वेश्चन से पूरा रिवीजन हो गया। रिवीजन हो गया नहीं होगा? कितना सारा रिवीजन हो गया। जिन्होंने पिछली क्लासें की हैं उनको बड़ा मजा आ रहा होगा इस चीज़ को करने में, इन क्वेश्चंस को करने में। तो मैं बार बार ये कहूँगा, पिछली क्लासों को कीजिए, उधेड़ डालिए सबको, कुछ नहीं छूटेगा। इस बात को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा। और एक बार जिसने सारी क्लासें कर ली उनको दोबारा से जो है पॉलिटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को ऐड करने की जरूरत है। जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को समझने की बस जरूरत होगी। तो बस एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए, और एक बार ऐसा पढ़िए कि धांसू पढ़ दीजिए, और इतना धांसू पढ़िए कि चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएं कि फिर वापस निकले ही नहीं। क्योंकि भाई ये चीज़ें वास्तविक में है। बहुत से लोग कल्पना में जीते हैं। कल्पना में कैसे जीते हैं? ट्रिक के माध्यम से, है ना। जो ट्रिक होती है ना, या फिर कहानियाँ होती हैं, वो काल्पनिक है, वो कल्पना है। मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, कल्पना में मत जाइए। जीना कल्पना में नहीं है, बल्कि चीज़ों को वास्तविकता में समझना है। संविधान काल्पनिक थोड़ी है भैया, लेके बैठ गए, कहानी रटे जा रहे हैं, ट्रिक रटे जा रहे हैं, वो कल्पना है, वो कल्पना है। कल्पना के साथ मत जिए, कल्पना बड़ी धोखेबाज है, ठीक है ना। कल्पना के साथ नहीं जीना है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें लेनी है? वास्तविक चीज़ें लेनी है, ठीक है। ज़्यादा बदमाशी मत करो, मुझे पता है तुम लोग क्या सेंस ले रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन लो जल्दी से। दिमाग यहाँ पे लगा, इस चीज़ में दिमाग कितनी तेज जा रहा है ना, यहाँ पे दिमाग लगा लो थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है, किसने दी है? और ये चीज़ भी मैंने बड़े ही आराम से क्वेश्चंस को कराते हुए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसको मृत पत्र किसने कहा था, और कि इसका इस्तेमाल ऐसे समय में किया जाना चाहिए जब अंतिम समय हो, या कहा जा सकता है अब कोई संभावना बच ही नहीं रही है राज्य में कि अब सरकार बनेगी ही नहीं, तब इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? और मृत पत्र कहा था। ऑप्शन है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव। तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। तो जो भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने राष्ट्रपति शासन को किसकी संज्ञा दी? एक मृत पत्र की संज्ञा दी। इन्होंने संविधान सभा में कहा कि जो राष्ट्रपति शासन है
ये एक ऐसा मृत पत्र है जिसका इस्तेमाल सबसे अंतिम उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए, ना कि बार बार किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देशों की 1960 के बाद का जो एक दौर आया, उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया, और सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया गया, यानी कहा जाए 356 का उपयोग जो सबसे ज़्यादा बार किया गया, तो वह इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार में इसका इस्तेमाल बहुत बार किया गया, यानी कि जिन राज्यों में विरोधी पार्टी की सरकार होती थी वहां पर ये राष्ट्रपति शासन लगा दो, चलो ठीक है राष्ट्रपति शासन लगाओ और हटाओ वहां से। तो ये जो काम बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी के काल में देखा गया। तो एक और चीज़ कि सबसे ज़्यादा बार 356 का उपयोग किस प्रधानमंत्री के काल में किया गया? इंदिरा गांधी के काल में किया गया। और भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र कहा है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 में है। 356 में एक आधार क्या बताया गया है? संवैधानिक उल्लंघन। और दूसरा आधार किस में बताया गया राष्ट्रपति शासन लगाने का? एक दूसरा आधार किस अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक आधार तो 356 में बताया गया है। 356 में क्या आधार बताया गया कि अगर वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कि संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए, तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक आधार और मैंने बताया था, किस अनुच्छेद में एक आधार बताया गया है कि यदि राज्य निर्देशों का पालन ना करे, यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्देशों का पालन ना करे, तब उस पर जो है 356 लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये आधार किस अनुच्छेद में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, बहुत ही अच्छे से बताया था। तो जिन्होंने भी 365 आंसर डाला है, बिल्कुल सही, एकदम सटीक जा रहे हो भाई, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारे सिलेक्शन को। और खासतौर पर अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कोई नहीं रोक सकता है। 365 में भी एक आधार बताया गया है। इस 365 के आधार पर ही हम ये क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन, क्या देखते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कि इसमें क्या बताया गया है कि यदि केंद्र के संवैधानिक, कौन से? केंद्र के संवैधानिक जो निर्देश हैं, उन निर्देशों को मानने से एक राज्य अगर मना कर रहा है तो राज्य पर 356 लगा दिया जाएगा। एक आधार ये बताया गया है और बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। और जिन लोगों ने क्लासें की हैं वो उनके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और इनसे हम रिवीजन भी साथ में करते हुए जा रहे हैं। उनके पीछे क्या पक्ष है, क्या फैक्ट है, उन सब चीज़ों को मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में डाल लो। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सुबह सुबह ही देख लिया करो। सुबह 9 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। सुबह 9 बजे जो देख ले रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दे। शाम को मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं शाम को उसको एक बार पढ़ के आपके आंसर दे पाऊंगा। नहीं तो आप चाहो कि रात को देख लेंगे, नहीं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो कल में ही रह जाओगे। वो टाइम नहीं आने वाला जो टाइम बीत गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? कोई बालक बता देगा जरा सा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। क्या होगा इसका आंसर? डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या है? अनुच्छेद 360 में क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। बड़ा ही स्लो चलते हो है ना, अभी मैसेज टाइप करने को कह दो तो तुरंत टाइप हो जाएंगे, है ना। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, लेकिन आंसर टाइप होने में जो है घंटा लग रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप करो, बताओ क्या क्या वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन संसद में कितने समय में पारित हो जाना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। संसद में से कितने समय में पारित हो जाना चाहिए? वित्तीय आपातकाल का जो अनुमोदन है संसद से कितने समय में पारित हो जाना चाहिए? 2 माह में पारित हो जाना चाहिए। कितने में? 2 महीने में पारित हो जाना चाहिए। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है साधारण की? साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। कितने से? साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है। ठीक है, इसकी समय अवधि कितनी होती है? कितने समय के लिए ये लागू रहता है? कितने समय तक ये लागू रह सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है टाइम की। ठीक है, किसी अनिश्चित काल के लिए रहता है ये, जब तक राष्ट्रपति ना चाहे तब तक ये लगा रहेगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तो इसे वापस ले लेगा तुरंत। तो क्लियर है, इस चीज को भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है, इस कंसेप्ट को भी। चलिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 360 से ही है। ऑप्शन स्क्रीन पर है कि 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? ठीक है, अधिकतम संसद के अनुमोदन के बिना। अभी देखिए संसद का अनुमोदन नहीं हुआ है, देखिए यहीं से क्वेश्चन आ गया ना, आ गया कि 360 से क्वेश्चन है।
वित्तीय आपातकाल को घोषित कर दिया, किसने घोषित करेगा, कौन घोषित करेगा, राष्ट्रपति घोषित करेगा, वही पढ़ रहे हैं भाई, राष्ट्रपति घोषित करेगा 360 के अकॉर्डिंग। 360 में आधार क्या बताया गया है, यदि देश की वित्तीय स्थिति खतरे में हो या देश के किसी भाग की वित्तीय स्थिति खतरे में हो और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए तो वो क्या करेगा, 360 को लागू कर देगा। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। तो वित्तीय आपातकाल को जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि कितने अवधि तक जारी रह सकता है, तो ऑप्शन है 6 महीने, 2 महीने, 30 दिन या 6 सप्ताह। बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो बिना अनुमोदन, मान लिया कि अभी अनुमोदन नहीं हुआ, संसद ने अनुमोदित नहीं किया, तो कितने महीने तक रह सकता है बिना अनुमोदन के, तो 2 महीने तक, 2 माह तक। ठीक है, दोनों एक साथ ही लिखे हुए हैं, ये 2 माह तक। 2 माह के भीतर तो उसे अनुमोदित करना है, यानी कि जब घोषित कर दिया गया, घोषणा कर दी गई, तो मतलब अब वित्तीय आपातकाल लग गया है, तो कितने समय तक रहेगा, 2 महीने तक रहेगा। 2 महीने तक बिना अनुमोदन के रहेगा, 2 महीने तक बिना अनुमोदन के रहेगा, मतलब कि उस 2 महीने के भीतर संसद से अनुमोदित कर देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिकी है या नहीं है, क्वेश्चन कितना ट्रिकी। तो ये 2 महीने को ही क्या मान लिया है, इसमें 2 महीने को मान लिया है कि बिना अनुमोदन के, बिना अनुमोदन के, ये बात और ध्यान रखना, संसद के बिना अनुमोदन के कितने समय तक रह सकता है वित्तीय आपातकाल, 2 महीने तक। अगर अनुमोदित नहीं हुआ, संसद से पास नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, 2 महीने बाद अपने आप ही ये समाप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अनुमोदन के बाद क्या समयावधि है, कि कोई समयावधि नहीं है अनुमोदन के बाद, ये अनिश्चित काल के लिए लगा रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे वापस नहीं ले लेते घोषणा के द्वारा। तो बात समझ में आ गई नहीं, देखिए कितना ट्रिकी, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आंसर कराने का मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हर एक एंगल से आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं जाएगा। जो ईमानदारी से मेरे साथ लगे हुए हैं उनसे कुछ नहीं छूटेगा। अगर पॉलिटी से आने वाले क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। बस सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, इंस्ट्रूमेंट बढ़ेंगे, आपके सब्जेक्ट बढ़ते चले जाएंगे। और मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान करके बैठा हूँ। बस ज़रूरत है कि एक लाइव स्ट्रीमिंग हो और इसके साथ में एक टीम हो। वो कब होगी, जब 1000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन होंगे, चीज़ें बढ़नी शुरू होंगी तब। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। बार बार इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, तो आप लोग समझ भी रहे होंगे कि मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का ही भला हो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लो जी, ये भी कोई क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके सामने, 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां या 69वां संविधान संशोधन। तो अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्या समझाया था, पहले क्वेश्चन में ये चीज बताया था। पहला दूसरा क्वेश्चन था कि आंतरिक, क्या था, आंतरिक विद्रोह। तो जी ये आंतरिक विद्रोह है, आंतरिक विद्रोह की जगह पर क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह लाया गया, नहीं लाया गया। रिवीजन कीजिए, रिवीजन पर फोकस कीजिए। अगर आंसर आप दे भी रहे हैं, अच्छा सही आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आगे भागे कि अगला क्वेश्चन देख लें क्या है। रिवीजन करो, रिवीजन के लिए आए हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आराम से चीज़ों को देखो, रिवाइज करो, बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहा है तो पूरा देखो, सही से सुनो एक एक शब्द को। हो सकता है कुछ नया चीज़ दे दूँ मैं, ठीक है, फिर बाद में कहो आ गया तो फिर बाद में कहो कि जी बताया नहीं था, फिर मैं कहूँ कि जी मैंने बताया था, क्लिप देख लो, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सशस्त्र विद्रोह लाया गया किस 44वें संशोधन के माध्यम से। किस संशोधन के माध्यम से, 44वां संशोधन कब आया था, 1978 में आया था। कब आया था, 1978 में आया था। बात क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, तो यहाँ आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह के आधार पर कितनी बार भारत में आपातकाल लगा है, एक बार लगा है। देखो एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ ये चीजें, कब लगा था, 25 जून 1975। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी ने इसको लगाया था 25 जून 1975 में। आंतरिक विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा था। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन यहीं पे बता दीजिए फटाक से कि 1975 में लगे आपातकाल, जो कि कब तक चला, 1977 तक चला। 1977 में खत्म हुआ, चुनाव हुए और सरकार बनी किसकी, मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की सरकार बनी। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मोरारजी देसाई सरकार ने इस आपातकाल की, यानी कि आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया था, कौन सा आयोग बनाया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कई बार इसको मैं बता चुका हूँ और इसको बताने के साथ साथ क्लास को पढ़ाते समय भी मैंने बताया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो, जल्दी से तुरंत
ठीक है, टाइम लग रहा है भाई, आप लोगों को काफ़ी सोच रहे हैं। ठीक है, बगैर ऑप्शन से काम नहीं चलता क्या, इसलिए तो कह रहा हूँ रिवाइज करो, यहीं से रिवाइज होगा। तो वो है शाह आयोग, शाह आयोग। इतनी फुर्ती, जितनी फुर्ती मैसेज टाइप करने में लगाते हो या कहीं पे कमेंट पास करने में लगाते हो, उतनी फुर्ती यहाँ पर आंसर देने में लगाओ। ठीक है, फालतू का टाइम इधर उधर देना बंद कर दो। एक सीधी सी बात कि जो आप सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं वो अब यहाँ पर क्लास में टाइम दे लो, और अगर आपने यहाँ क्लास में टाइम दे दिया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी कैंडिडेट सुबह उठते ही फ़ोन ऑन करते ही सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, है ना, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, व्हाट्सएप पे क्या आया, ये सारी चीज़ें अगर देखना जिसने शुरू कर दिया है सुबह सुबह, सबसे पहला काम अगर उसका ये है, अगर जिसका है, तो भाई सचेत हो जाओ कि लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली हैं, क्योंकि तुम जो है सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ के लिए, तुम अभी कल्पना में जी रहे हो और कल्पना के साथ ही जीते रह जाओगे, तो वो काम नहीं करना है। और कितने लोग करते हैं, जो लोग करते हैं कमेंट में डाल देना भाई आराम से, है ना, ईमानदारी से, देखेंगे यहाँ पे कितनी ईमानदारी आती है। तो कड़वा सत्य है, देखें कौन कौन एक्सेप्ट करता है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शाह आयोग था और आंतरिक विद्रोह के आधार पर सशस्त्र विद्रोह एक बार लगाया गया। तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक बार फिर से समझने को मिली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धमाकेदार भी क्वेश्चन हो सकता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, जिनको पता है, जिन्होंने पूरी क्लास की उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है। कौन से अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, किसके, 359 के अंतर्गत, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 16-17, अनुच्छेद 24 और 25। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जो 352 लगेगा, 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय आपातकाल, मेरे प्रिय बालकों। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें हम देखते हैं कि जब मूल अधिकारों पर प्रभाव, वो वाली क्लास देख लेना जिसमें मैंने राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव दिखाया है। इसका प्रभाव किस पर? मूल अधिकारों पर। किस पर? मूल अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर। तो मूल अधिकारों पर जो प्रभाव मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि दो अनुच्छेद मुख्यतः काम करते हैं, एक 358 और एक 359। करते हैं या नहीं करते हैं? एक 358, एक 359। 358 में क्या बात बोली गई है? 358 में इस बात को कहा गया है कि अनुच्छेद 358 जो लगेगा वो केवल और केवल किस स्थिति में लागू होगा? ये होगा बाह्य आक्रमण या जो युद्ध की स्थिति है, किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति है। तो जब 352 लागू किया जाता है तो 358 एक्टिवेट हो जाता है, और इसके एक्टिवेट होते ही हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है? स्वतः ही, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाता है। तो ये किस स्थिति में होगा निलंबित? जब आपातकाल, बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में लगा हो तब। ठीक है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है 358 के द्वारा, लेकिन आपातकाल किस स्थिति में लगा हो? बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण लगा हो, तब यह स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगा हो, आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगा हो, क्या? आपातकाल, ठीक है, तब ये 359 के द्वारा इस पर मुख्य रूप से लागू होगा। और जो अन्य मूल अधिकार हैं, अन्य मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के मामले में न्यायालय जाने का जो राइट है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। यानी कि अगर इन दो मूल अधिकारों के अलावा, मान लिया कि अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, तो राष्ट्रपति एक अलग से घोषणा करते हैं 359 में। देखिए ये तो स्वतः ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को
अलग से घोषणा करनी पड़ती है। अलग से क्या करनी पड़ती है? घोषणा करती है। और राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया कि अनुच्छेद 14 का अगर हनन होता है तो इसको लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या कर दिया, इस लिस्ट में एक लिस्ट जारी की राष्ट्रपति जी ने और उसमें अनुच्छेद 14 को डाल दिया। तो इसका क्या हुआ कि अगर इसका हनन होता है अनुच्छेद 14 का तो फिर आप उसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि या ये सस्पेंड तो नहीं होते हैं लेकिन इनको लागू करवाने की जो पावर है, जो मूल अधिकार है, वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, निलंबित हो जाता है। तो ये बात रखिए, निलंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं। अरे भाई, समाप्त होने का मतलब क्या हो गया कि संविधान से ही खत्म हो गया। तो ये संविधान से खत्म नहीं होते, सस्पेंड होते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बाद में अपने आप ही जीवित हो जाते हैं। अपने आप कब जीवित होते हैं? जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाता है तब। ठीक है, तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये क्वेश्चन देखिए कि वहां से क्रिएट हो गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी थोड़ा धांसू सा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, दिमाग को हिलाएगा थोड़ा सा, है ना, कि जगाएगा कि भाई जाग जाओ, बहुत सो लिए, अब जो है जरूरत है कुछ करने की। अगले प्रश्न पर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा, अब आपकी स्क्रीन पर है, संसदीय व्यवस्था को लेकर है। ठीक है, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। इतने में बोर्ड रफ कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ इस पर जो अभी हमने कार्यस्थानी की है, लिखा है। ठीक है, चलिए, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं कि संसदीय व्यवस्था की निम्नलिखित में से क्या एक विशेषता है। जिन्होंने संसदीय व्यवस्था वाली क्लास की उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी इसमें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति, विधायिका का उत्तरदायित्व कार्यपालिका के प्रति, राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा कि संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, कि जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी देश में, तो उसकी क्या विशेषता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका कौन? कार्यपालिका जो होती है वो किसके लिए उत्तरदायी है? विधायिका के लिए, विधायिका के लिए। ठीक है, विधायिका के लिए उत्तरदायी है। तो जो उत्तरदायी है किसके प्रति है? विधायिका के प्रति है। अब ये सिस्टम कहाँ देखा जाता है? ये सिस्टम देखा जाता है संसदीय व्यवस्था में। कहाँ देखा जाता है? संसदीय व्यवस्था में। क्लियर है? किसी भी देश में या किसी भी देश का अगर सरकार है तो सरकार किस प्रकार की व्यवस्था से चलती है वो देखना हो तो क्या देखते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या संबंध है। अगर कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, मान लिया कि यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में नहीं, तो यहाँ समझ जाइए कि दूसरा चीज है, अगर नहीं है तो वहां पे कैसा होगा? राष्ट्रपति व्यवस्था होगी। यानी कि वहां पे राष्ट्रपति वास्तविक शासक होगा, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि क्या? अमेरिका। बात समझ में आ रही है? और ये हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में मुख्य रूप से देखा जाता है। और ये व्यवस्था हमने किस देश से विचार से लिया है? किस देश के विचार से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी? संविधान सभा के किस सदस्य ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी? जब हमारी संविधान सभा में ये बहस चल रही थी कि हम अपने सरकार को कैसे चलाएंगे, संसदीय व्यवस्था से चलाएं या फिर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था से चलाएं, तो राष्ट्रपति शासन को की सिफारिश किस सदस्य ने की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने के एम मुंशी, के टी शाह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी सारी चीजें ऐसी कुछ नहीं है इसमें जो मैंने क्लास में नहीं कराई है भाई, है ना। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं कराई है और उसने क्लासें देखी है और उसको लग रहा है कि ये सब नहीं हुआ है, तो मैं उससे ये कहूंगा कि भाई जब तुम क्लास कर रहे थे तो तुम्हारा दिमाग पूरा यहाँ नहीं था, तुम जरूर 100% कहीं ना कहीं खोए हुए थे, है ना। और जिन्होंने पहली बार आज ये देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि पहले क्लास कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करें, या फिर आप इन्हें कर रहे हैं थोड़ा बहुत मैं यहाँ समझा ही रहा हूँ, लेकिन ये पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है चीज़ों को समझना यहाँ पे, क्योंकि मैं ब्रीफ बता रहा हूँ। लेकिन आपको कंप्लीट देखना है तो पूरी क्लास पीछे देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाला हुआ है मैंने, वहाँ पे क्लिक कीजिए और चले जाइए प्लेलिस्ट पे और सारी क्लास देख लीजिए A to Z। आपको अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड देखना है, प्रस्तावना है पूरी, उसको लेकर देखना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा हमारा बी, के टी शाह। जो के टी शाह थे, श्रीमान के टी शाह, इन्होंने ये सिफारिश की कि हमारे यहाँ जो सिस्टम होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। लेकिन हमारी संविधान सभा ने इस चीज़ को अस्वीकार किया
क्यों? क्योंकि हम पीछे से ही जो है यानी कि ब्रिटिश काल से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आदी हो चुके थे। उसको हमने समझ लिया था कि हमको किस किस तरीके से काम करना है, और चूंकि हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था तो किसी नई चीज़ को लेकर हम अभी थोड़ा सा काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या किया गया, राष्ट्रपति शासन को ड्रॉप कर दिया गया। एक कारण ये भी था कि राष्ट्रपति शासन जो है विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं था, विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं था, और जबकि जो संसदीय व्यवस्था है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो हमें उत्तरदायी सरकार की जरूरत थी जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। और इसके साथ साथ ये भी था कि लोगों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति व्यवस्था में सीधे नहीं हो पाता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि लोकसभा में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से हो पाता है, उनके जो सांसद होते हैं उनके द्वारा। तो इस कारणवश जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को हमने नहीं अपनाया, और के.टी. शाह ने जो सिफारिश की थी उसको हमारी संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन जिन्होंने सारी क्लासें अच्छे से की है उनको सोचने की जरूरत नहीं है। संसदीय व्यवस्था पर विचार के संबंध में कौन सी समिति है? संसदीय व्यवस्था पर विचार के संबंध में कौन सी समिति है? तो ऑप्शन है आपके सामने, शाह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया समिति, या बलवंत राय मेहता समिति। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, जल्दी से, तुरंत इसका आंसर मुझे चाहिए सभी का। कमेंट बॉक्स में जो जो देख रहे हैं, और जो लोग भाई अभी तक सो रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर वो बाद में देखें और पूरी क्लास को सुने, और मेरी बात को अगर ये सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई 9 बजे आ जाओ और सारी क्लास, पूरी क्लास को ठीक से करो और आंसर्स दो, एक पंक्चुअलिटी लेके आओ। ये मत करो कि अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। क्लास जो डिले होती है वो किसी वजह से होती है, और क्लास अगर डिले हो रही है किसी वजह से तो उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं हैं वो LAKSHYA007 है ना, स्पेस नहीं देना 007 के साथ, ये पूरा एक साथ लिखना है। और ये लिख के अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा, और उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और इसके साथ साथ अगर कभी डिले होती है क्लास तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं चीज़ों को लेकर, एजुकेशनल कंसेप्ट को लेकर भी मैं वहाँ पर डालता हूँ। तो लक्ष्य 007 पर आप जाइए टेलीग्राम पर और आराम से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो आंसर जिन्होंने भी इसका बी दिया है, बी यानी कि स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। अब बहुत से लोगों के दिमाग में उठेगा, अरे स्वर्ण सिंह समिति का संबंध तो मौलिक कर्तव्यों से है, हमने तो यही पढ़ा है, मौलिक कर्तव्यों को लेकर है। तो भाई मैं बता दूं, 1970 का जब दशक था, ये चीज़ मैंने समझाई है बहुत अच्छे से। 1970 के दशक में क्या हुआ था कि जो कुछ लोग थे, या हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, संसद में भी लोग थे, वो ये चाह रहे थे कि अब हमें संसदीय व्यवस्था से, कहाँ से? संसदीय व्यवस्था से कहाँ पर चले जाना चाहिए? संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अब हमें राष्ट्रपति व्यवस्था पर चले जाना चाहिए, राष्ट्रपति व्यवस्था पर चले जाना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति व्यवस्था पे चले जाने का बात लगातार उठ रही थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय भी, और फिर 1975 तक आते आते ये बात और ज़्यादा उठने लगी। फिर इसके बाद क्या किया गया, 1976 में, 1976 में जब एक समिति बनाई गई मौलिक कर्तव्यों के लिए, स्वर्ण सिंह समिति। तो इस समिति को यह काम भी सौंपा गया कि आप ये देखिए कि अब हमें संसदीय व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए और राष्ट्रपति व्यवस्था को अपना लेना चाहिए क्या। तब स्वर्ण सिंह समिति ने इस बात को नकारा और कहा कि संसदीय व्यवस्था अच्छे से काम कर रही है और हमें जो है संसदीय व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहे हैं, समझ में आया? अब जो लोग पिछली पुरानी क्वेश्चंस को ही रट्टा मार रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि थोड़ा नया करो, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है कुछ नया करने के मूड में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से महत्वपूर्ण, कि भारत की संसदीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही नहीं है। वाह, देखिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं सारी लक्ष्य पर, तो आपको कोई आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, गणतंत्र पद्धति, प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन से, संसद सर्वोच्च नहीं है, संसद का सदस्य बने बिना मंत्री पद। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के संबंध में नहीं है, कौन सी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के संबंध में नहीं है? इसमें से जल्दी से ऑप्शंस आपके सामने है ही है, आंसर दे दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन से, प्रधानमंत्री
संसद के निचले सदन से, निचले सदन से। निचला सदन किसे कहेंगे? कौन सा निचला सदन है हमारे यहाँ? लोकसभा। लोकसभा क्या है? निचला सदन है। लोकसभा क्या है? निचला सदन है, लोअर हाउस है। ठीक है, लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं, जो निचला सदन है। प्रधानमंत्री जो है निचले सदन से ही होंगे। क्या ये सही है या गलत है? हमारे यहाँ की भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। ये कहाँ पर है? ये व्यवस्था हम देखते हैं ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। ब्रिटेन की जो लोकसभा संसदीय व्यवस्था है, देखिए मैंने आप लोगों को जब संसदीय व्यवस्था पढ़ाया था तो मैंने बताया था ब्रिटेन से लिया गया है। और इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझाया था कि ब्रिटेन से लिया गया का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज जैसे उठाया वैसे ही छाप दिया। हमारे संविधान सभा के लोग बेवकूफ नहीं थे। हम आज के जो नेता लोग हैं उनसे कई ज्यादा ऊंचा लेवल था उनका सोचने समझने का। ठीक है, आजकल तो बस पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर वाला ही मालिक कब कह सकते हैं। अब ऊपर वाला है भी या नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन से होंगे ये केवल ब्रिटेन में देखा जाता है। और हमारे यहाँ जो ब्रिटेन से व्यवस्था ली गई है उसमें बदलाव किया गया है। हमारे यहाँ क्या है कि प्रधानमंत्री जो होगा वह लोकसभा या राज्यसभा में से, दोनों में से किसी भी सदन से हो सकता है। अभी तक अगर हम देखें तो मैंने इस चीज को भी आप लोगों को बताया था कि अभी तक हमारे यहाँ 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से आए हैं। जैसे कौन कौन? 1966 में कौन बने थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लोग राज्यसभा से आई थी। इसके बाद 1996 में देवगौड़ा साहब, देवगौड़ा साहब। इसके बाद 2004 में और 2009 में मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं ये। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश में। अभी तक 3 लोग ऐसे हैं, नहीं तो लोकसभा से मेनली बनते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे यहाँ जो है किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो गणतंत्र पद्धति, हमारे यहाँ गणतंत्र पद्धति हमारी संसदीय व्यवस्था में बिल्कुल है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? वंशानुगत है, राजशाही पद्धति है। सर्वोच्च संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, यानी कि संसद सर्वोच्च नहीं है। तो कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। संसद को संपूर्ण शक्ति मिली हुई है उसे, वो जो चाहे वो कर सकती है, केवल महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने बगैर। ठीक है, ये नहीं कर सकती, बाकी सब कर सकती है। चलिए, अगला है कि संसद का सदस्य बने बिना मंत्री पद। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है और उसे संसद का में मंत्री बन सकता है संसद का सदस्य बने बगैर। और उसे 6 महीने की अवधि दी जाती है कि वो 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ले ले, नहीं तो वह उस पद से हट जाएगा। क्लियर है? 6 महीने की अवधि दी जाती है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि मंत्री वही बनेगा जो संसद का सदस्य हो, वहां की पार्लियामेंट का सदस्य हो। इसी प्रकार से अगर एक उदाहरण देखें तो भारत में आज भी उनकी पुण्यतिथि भी मनाई गई। तो किस तारीख में मनाई गई? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। करंट अफेयर्स जो मैंने डालता हूँ, डेली करंट अफेयर डालता हूँ, तो उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि पुण्यतिथि पर एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो आंसर बड़े आराम से दे देंगे। तो यहाँ पर राजीव गांधी जो थे, जब इंदिरा गांधी उनकी मदर की डेथ हुई थी तब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन वह उस समय ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। तो किस प्रकार बनाया गया उन्हें कि कोई भी व्यक्ति 6 माह के लिए मंत्री तो बन ही सकता है। फिर उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में उन्हें भारी मतों से जीता। उन्होंने जो एक कहा जा सकता है संवेदना की जो एक लहर थी उसमें उनको जो है इतने वोट नेहरू जी को भी नहीं मिले थे, इंदिरा गांधी को भी नहीं मिले थे, जितने इनको 400 प्लस जो है सीटें इनके पास उस समय आ गई थी। तो ये देखते हैं कि राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। वो 6 माह वाले जो कंसेप्ट है मंत्री पद का, उसके आधार पर प्रधानमंत्री बनाए गए थे। फिर चुनाव हो गए, वो जीत गए और फिर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही बन गए वो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें जो है क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं? जिसने अभी पिछला जो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, उसको ध्यान से उसको एक्सप्लेनेशन को सुना होगा तो इसका आंसर दे ही देगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव
गांधी या देवगौड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा ऑप्शन डी है देवगौड़ा। तो ऑप्शन डी है देवगौड़ा। तो देवगौड़ा इसका आंसर होगा। अभी मैंने बताया कि 1996 में 1996 में 1996 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने। कहाँ से बने? राज्यसभा से बने, जो हमारा अपर हाउस है वहाँ से बने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि संसद का सदस्य ना होने पर मंत्री बने व्यक्ति को संसद की सदस्यता कितने समय में प्राप्त कर लेनी चाहिए? देखिए अभी मैंने बताया था इसको भी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 वर्ष, 6 सप्ताह, 6 माह, या इनमें से कोई, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्या आंसर होगा? 6 माह। तो 6 माह में इसका आंसर हो जाता है कि उसे 6 मंत्री या सदस्य, मंत्री जो बनाया उसे सदस्यता ले लेनी चाहिए 6 माह के भीतर। ये क्वेश्चन कितने आसान है। एक क्वेश्चन को आपने किया और उससे कितने सारे क्वेश्चन बन गए, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन बनाए तो साइकोलॉजिकल गेम होता है सीधा सा, कि आपको एक क्वेश्चन के रूप में अलग से दे दिया तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन पुटअप्स किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो भारत में सरकार का मुखिया कौन होगा? भारत में सरकार का मुखिया कौन होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? पीएम, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं। लेकिन अगर किसी ने राष्ट्रपति को लिखा है ना, तो वो गलत है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के मुखिया होते हैं। किसके होते हैं? राज्य के मुखिया होते हैं, यानी कि देश के मुखिया होते हैं। समझ गए? सरकार का मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रशासक कौन है? प्रधानमंत्री। नामिक प्रशासक कौन है या नामिक शासक कौन है? राष्ट्रपति। ये नामिक होता है ना, नाम मात्र का, रबर स्टैंप जिसे कहते हैं, केवल और केवल ठप्पा मारता है, यानी सिग्नेचर देने का काम करता है और कुछ नहीं होता है इसके पास मुख्य रूप से कोई कार्य। ठीक है, सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद की बात है? ठीक है, ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 358। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि मंत्रिपरिषद की बात की गई है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श देगा, उसके कार्यों में सहयोग करेगा। तो कौन, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 74 में बताया गया, 74 में। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही ही दिया होगा। देखिए अगर यहाँ पे लाइव होते तो काफ़ी अच्छा रहता और मैं देख पाता कि कितने लोग अच्छे कमेंट दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी ही है क्योंकि मेरे एक टाइम है, एक लिमिट है जो कि 1000 सब्सक्राइबर्स की है, जो कि मैं अभी कवर नहीं कर पाया है हमारे चैनल ने। वो ज़रूरत है कि आपके सपोर्ट की। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव आना बड़ी बात नहीं होगी, तुरंत लाइव आ जाएंगे और इस तरीके से डिस्कशन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत और भी अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका में नहीं है, संघ की कार्यपालिका में नहीं है राष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद या संसद। संघ की कार्यपालिका में नहीं है। तो संघ की कार्यपालिका में कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, महान्यायवादी नहीं है या संसद नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, संसद। ठीक है, संसद। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका में जिन्होंने भी संघ की कार्यपालिका को लेकर क्वेश्चन आंसर किए हैं, या कहा जाए जिन्होंने टॉपिक पूरा पढ़ा है, जो क्लास पूरी की है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन होता है? उसमें राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, और एक महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो संसद नहीं होता है। क्लियर है? संसद नहीं होता है संघ की कार्यपालिका में। तो इसका आंसर क्या होगा? संसद है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है प्रधानमंत्री, भारत की जनता, भारत की न्यायपालिका या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, और इसके साथ साथ एकता और अखंडता का प्रतीक भी होता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। तो क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े नहीं है, अच्छे को शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े ट्रिकी मैंने बनाए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा सोच सकें और आपकी जो तैयारी है और मजबूत हो सके। क्योंकि जब तक हम
डीप या मजबूत क्वेश्चंस के होकर नहीं गुजरते हैं तब तक हमें छोटी या आसान चीज़ें याद नहीं होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, उन चीज़ों को याद रखना है और चीज़ों को समझ के चलना है। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा करके। देखिए जिन्होंने पढ़ा है वो तुरंत ही ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन का मतलब क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ऑप्शंस देखते ही, या ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का उपयोग होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का उपयोग होता है किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में, पंचायत चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में या विधान परिषद चुनाव में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। जिन्होंने क्लास पूरी की है वो आंसर दे ही देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आंसर बी। आंसर बी है पंचायती चुनाव में। तो पंचायत चुनाव में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, है ना। ज्यादा वोट वाला, ज्यादा मतों वाला विजयी। तो ज्यादा मतों वाला जो होगा वो विजयी हो जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, ठीक है। तो ये क्लियर होता है। लेकिन बाकी जो है उनमें क्या होता है? उनमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है ना। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहा जाए या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है मुख्य रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में तो किया ही जाता है। तो उस चीज़ को भी मैंने अच्छे से समझाया। जब राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि किस किस तरीके से वोट वैल्यू निकालते हैं, एक एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोटा कैसे निर्धारित करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं। और उसी समय मैंने बताया था कि दो तरीके के चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक दो सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ चुनाव के, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है। तो वहीं अगर प्रधानमंत्री और जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, राज्य विधानसभा के, पंचायती राज है या फिर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर चुनाव होता है तो वहाँ पे कैसे चुने जाते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुने जाते हैं, यानी कि जिसके ज़्यादा वोट हैं वो जीत जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट इसमें बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचक मंडल की बात हो रही है भाई। किसकी बात हो रही है? निर्वाचक मंडल की। निर्वाचक मंडल कौन होता है? निर्वाचक मंडल उन लोगों का समूह होता है, उन लोगों का ग्रुप होता है जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है, या जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कहीं पर अगर किसी को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो एक ग्रुप होता है लोगों का जो उन लोगों की तरफ से, यानी कि जनता की तरफ से उसको वोट डालते हैं उस व्यक्ति को चुनने के लिए। तो निर्वाचक मंडल। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। तो आंसर क्या होगा? निर्वाचक मंडल किस में है, किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 54 में। किस में है? अनुच्छेद 54 में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आते हैं? तो कौन कौन लोग आते हैं? संसद के सभी सदस्य, ठीक है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं आएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो दिल्ली है और पुदुचेरी है, यहाँ की जो विधानसभा है इसके भी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके बाद जो राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होंगे। क्लियर है? तो ये निर्वाचक मंडल है। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होते हैं। ऑप्शन है एंग्लो भारतीय, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दे दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मैं घड़ी लगाकर जो है 5 सेकंड देता हूं आपको, ठीक है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या होगा आंसर इसका। जो लोग भी आंसर दे पाएंगे काफ़ी अच्छी बात है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। एंग्लो भारतीय होगा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होंगे या फिर लोकसभा के सदस्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा जो निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है। आपके सामने लिखा हुआ है और इसमें से ही आप आंसर लगा सकते हैं जिसको थोड़ा सा तकनीक मालूम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, विधान परिषद
अब बहुत से लोग चौंक रहे होंगे कि अरे एंग्लो इंडियन तो भाग लेते ही नहीं है। अरे भाई, यहाँ पे मनोनीत एंग्लो इंडियन की बात थोड़ी की गई है, और एंग्लो इंडियन से दिक्कत नहीं है हमें। इस बात को मैं पढ़ाते समय भी बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग ले सकता है कि वो निर्वाचित हो, है ना। यहाँ पे खाली एंग्लो इंडियन लिखा हुआ है ऑप्शन में, ये तो नहीं लिखा हुआ मनोनीत है, ना ही लिखा हुआ निर्वाचित है, लेकिन हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि निर्वाचित ही होगा, ठीक है। तो वो भाग ले सकता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन की क्या परिभाषा है, किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की परिभाषा बताई गई है, जल्दी से बता दो। चलो यहाँ तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य वो भाग नहीं लेंगे। जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो भारतीय लोग हैं, उनकी परिभाषा जो है वो किस अनुच्छेद में बताई गई है, जल्दी से बता दो। जिन्होंने पूरी क्लासें की हैं उनसे मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि वो आंसर दे देंगे तुरंत। किस अनुच्छेद में बताया गया, जल्दी से इसका आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। कौन सा अनुच्छेद है, 366 में इनकी परिभाषा दी गई है कि एंग्लो इंडियन कौन होंगे। और अभी मैंने आप लोगों को 126वां संविधान संशोधन बिल बताया, विधेयक बताया था, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसमें क्या किया गया कि अब एंग्लो भारतीय राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाएंगे, प्रावधान हटा दिया गया। और SC ST को जो सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। सारी चीज़ को मैंने डिटेल में बात की है, तो आप लोगों को अगर देखना है तो पिछली क्लासों में जाइए और देख लीजिए आराम से, बहुत ही आराम से जो है चीज़ें आप लोगों को ये मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से विधान परिषद के जो लोग होते हैं वो निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अनुच्छेदों से ही आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, किसकी बात हो रही है भाई, अब निर्वाचन प्रक्रिया की बात हो रही है, यानी कि वोटों का मूल्य, या फिर कहा जाए कि राष्ट्रपति के वोट का मूल्य, या राष्ट्रपति के लिए वोटों का मूल्य, या निर्वाचन प्रक्रिया, क्या निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने 56, 57, 55, 59। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है और इस पे तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, आप लोगों को तुरंत आंसर आ जाने चाहिए। तो क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर होगा 55, ठीक है। तो आर्टिकल 55 क्या बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। चलो बता दो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, ये बताओ जल्दी से। आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, नहीं ली गई है, ली गई है। चलिए, तो अनुच्छेद 55 में इन चीज़ों को बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति के को चुना जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि वोटों का मूल्य निकालना, वोटों का मूल्य निकालना वो भी बताया गया है, ठीक है। वोटों का मूल्य कैसे निकालते हैं, राज्यों के आधार पर निकालते हैं। जैसे कि अगर किसी एमएलए का, एक विधायक का हमें वोट मूल्य निकालना होगा, कितना होगा, तो उस राज्य की जनसंख्या है ना, राज्य की जो जनसंख्या है वो अपॉन में क्या, अपॉन में आ जाएगा कि उस राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, कितने, कौन निर्वाचित सदस्य कितने हैं वो, और मल्टीप्लाई में 1/1000, ठीक है, 1000। तो इससे एक MP का आ जाता है, ठीक है। इसलिए एक MLA का आ जाता है, एक MP का भी निकाल लेते हैं, फिर कोटा निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ों को जो है किसमें बताया गया, निर्वाचन प्रक्रिया में, इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। चलिए, तो यहाँ पर जनसंख्या को लेकर भी एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचन में जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना को निर्धारित किया गया। निर्वाचन वर्ष 1971 की जनगणना को निर्धारित किया गया, यानी कि ये किया गया कि जो राज्य की जनसंख्या होगी वो जनसंख्या कौन से वर्ष से ली जाएगी, वो ली जाएगी 1971 की जनगणना में जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर आज तक हम जो है वोट का वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसा किस संविधान संशोधन में किया गया कि 1971 की जनसंख्या को निर्धारित कर दिया गया कि इसी के आधार पर जो है हम वोट निर्धारित करेंगे। तो ये संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इसके बाद क्या किया गया था, इसमें किया गया था कि 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या को लेंगे, और 2001 की जो जनगणना होगी उसके बाद से जो है नई जनगणना को लेंगे। लेकिन उसके बाद सन 2000 में
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उनके सामने भी चुनौती थी, तो उन्होंने 84वें संविधान संशोधन किया और 84वां संविधान संशोधन करके उन्होंने क्या कर दिया कि 2026 कर दिया कि 2026 तक हम लोग 1971 की जनगणना को ही आधार बनाकर वोटों का मूल्य लेंगे। तो सोचिए उस समय क्या जनसंख्या थी, अब क्या बढ़ गई होगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं हो पाता है। तो जिन लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो एक बार जो है पीछे क्लास को अच्छे से कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों वोट मूल्य सबसे अधिक, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का वोट मूल्य सबसे अधिक है। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्य का वोट मूल्य सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है आपके सामने बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वोट वैल्यू सबसे ज्यादा है पूरे भारत पे। कितना है, 208 वोट पर एमएलए। ठीक है, पर विधायक 208 वोट रखता है। इसके बाद तमिलनाडु और झारखंड का स्थान आता है, 176 वोट रखते हैं। ये दोनों का बराबर है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को समझ ही लिया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। इसके बाद की जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं आपके सामने कि अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ये भी अनुच्छेदों से है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को किस अनुच्छेद में बताया गया। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को किस अनुच्छेद में बताया गया। ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऑप्शंस में बार बार बोलूंगा नहीं। आंसर क्या होगा, पुनर्निर्वाचन की हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार बन सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया, यही पूछना है, चाह रहा है ये। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा अनुच्छेद 57, 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है कि एक व्यक्ति जो है कई बार निर्वाचित हो सकता है हमारे यहाँ। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है और भारत में कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, जो कि अनुच्छेद 57 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल वैध मतों का कितना भाग ना मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वैध मतों का कितना भाग ना मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है। तो 1/4, 1/6 यानी कि 1/6 या 1/10 या फिर 1/18, यानी कितने भाग वोट ना मिले तो जमानत जब्त हो जाती है। जमानत कितनी जमा की जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन में, 15,000 की जमानत राशि जमा की जाती है। कहाँ जमा की जाती है, आरबीआई के खजाने में जमा की जाती है। और ये राशि कब जब्त हो जाती है, कहते हैं ना जमानत जब्त हो गई। तो जमानत कब जब्त होगी, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं जिन्होंने क्लास किए। देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं बताया, सारे क्लास में बताए हुए क्वेश्चन है। अगर इसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1/6। 1/6 भाग अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा रहते हैं, वो हार जाता है, तो उसको 15,000 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार लाभ के पद में शामिल नहीं है, लाभ के पद में शामिल नहीं है। तो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैंने ये आप लोगों को बहुत बार समझाया है और कई बार इसको बताया भी था कि कौन व्यक्ति लाभ के पद पर होंगे, कौन व्यक्ति नहीं होंगे, इस चीज को मैंने बताया था। तो लाभ के पद में शामिल नहीं है संघ या राज्य मंत्री, राज्य सचिव, वित्त सचिव या महान्यायवादी। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका कि कौन जो है लाभ के पद में शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, जिन्होंने पिछली क्लासेस की है आंसर दे देंगे जल्दी 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 जल्दी। तो क्या आंसर होगा इसका, ए, संघ या राज्य के मंत्री। क्या होंगे, संघ या राज्य के मंत्री जो है ये लाभ के पद पर नहीं होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन नहीं होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, ये लाभ के पद पर नहीं होते हैं, इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इस शर्त भी रखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि संसद के लिए लाभ का पद किस अनुच्छेद में बताया गया है। देखिए संसद के लिए लाभ का पद किस अनुच्छेद में बताया गया है। देखिए संसद के लिए भी बताया गया है लाभ का पद और एक राज्य विधानसभा के लिए भी बताया गया। तो एक राज्य विधानसभा हो गई और एक संसद हो गया। संसद के लिए लाभ का पद किस अनुच्छेद में बताया गया, ऑप्शन है आपके पास 102, 191, 151 या 123। तो इसका आंसर क्या होगा,
जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। क्लासेज जिन्होंने की है मैं उनसे पूरी उम्मीद रख रहा हूँ कि वो आंसर इसका जल्दी जल्दी देंगे। तो इसके लिए लाभ का पद जो बताया गया है वो 102 में बताया गया है, और यहीं पर देख लें तो राज्य विधानसभाओं के लिए किसमें बताया गया, 191 में बताया गया है। तो रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही चीजें अपने आप ही याद हो जाएगी। चुटकुलों से, कविताओं से, कहानियों से याद करने की कोशिश मत करो, जीवन व्यर्थ ही जाने वाला चला जाएगा इससे। ठीक है, चीजें आपको ध्यान नहीं रह पाएंगी। 100% कह रहा हूं कि ये जो ट्रिक है ये 100% में से 2% ही कामयाब होती है। 100% काम क्या करता है, आपका दिमाग। अगर आपके पास दिमाग नहीं तो ट्रिक के पीछे भागो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अगर दिमाग है, अपने पे भरोसा है तो आप ये चीजें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। ऑप्शन आपके सामने 59, 58, 57 या 56। 59, 58, 57 या 56। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 58। राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में संविधान के 58 अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करवाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया, ये भी अनुच्छेद सही है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन करवाता है ग्रहण, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 60, 61, 62, 64। तो जल्दी से ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। ये सारी चीजें करवाई हुई हैं, बहुत ही आराम से करवाई है। मैं तो भाई हाथ बांध के खड़ा हो गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कितने लोग जो है आंसर देते हैं। जो लोग भाग रहे हैं उन्हें भागने दीजिए, क्योंकि वो अब भागते 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 ही रहेंगे, एक दिन थक जाएंगे, रुक जाएंगे और कहेंगे कि टाइम निकल गया, अब नहीं भागा जाएगा। अब कुछ कर लें तो टाइम निकल चुका है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। तो आंसर दीजिए जल्दी से, जो भी आता है आंसर दीजिए, गलत सही जो भी है वो आंसर दीजिए, रुकिए नहीं। ठीक है, आंसर कमेंट में आना ही चाहिए, सभी का आना चाहिए। तो क्या होगा आंसर इसका, 60 होगा, 60। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। तो कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलवाएगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाभियोग के नोटिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। कहाँ के सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, 1/4 जो सदस्य हैं वो कहाँ के हों जिनका हस्ताक्षर चाहिए। तो ऑप्शन है लोकसभा के, राज्यसभा के, संसद के या राज्य विधानसभाओं के। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। आंसर क्या होगा इसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आंसर क्या होगा, कहाँ के सदस्य होंगे, संसद के सदस्य होंगे, लोकसभा के नहीं या राज्यसभा के नहीं, केवल पूरी संसद के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। किस पर, नोटिस पर होने चाहिए जो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग के लिए जारी किया गया है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, कितनी बार मैंने बताया गया, संसद के किस सदन में चलाया गया है, चलाया जा सकता है, किसी में भी चलाया जा सकता है। कल की क्वेश्चन आंसर से क्लास की है तो उसमें मैंने महाभियोग को लेकर सारी बातें की हैं, तो उसको एक बार कीजिए, एक बार वहां पर भी कीजिए। दूसरा पार्ट है ये हमारा। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए जल्दी से, कि राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो ऑप्शन है 74, 280, 263 या 359। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका आ जाना चाहिए। आंसर 263। आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 263। क्लासेज जिन्होंने की है उनके लिए कोई भारी चीज नहीं है, लेकिन जिन्होंने क्लासेज नहीं की है, मैं बार बार इसी चीज को पूरी इस क्लास में मैं बोलता यही चीज आ रहा हूँ। तो आंसर क्या होगा, 263। शेयर कर दीजिए जल्दी से, आप कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छी चीज जान पा रहे हैं, ऑथेंटिक चीजों को आप समझ पा रहे हैं, तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिकमेंडेंस कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 359 किस बात के लिए है, तो 359 आपातकाल के विषय में मैंने अभी बताया था, जिसमें 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के लिए जो न्यायिक समीक्षा है या न्यायालय के जो में जाकर जो न्याय लेने की जो शक्ति है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, मूल अधिकारों को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से, राष्ट्रपति पद का विचार किस देश से लिया गया है। राष्ट्रपति पद का विचार, जो राष्ट्रपति का पद है, इस पद को किस देश से लिया गया है इस विचार को। तो ऑप्शन है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान। तो क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्या सोचा था मैं बताऊंगा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, आंसर क्या होगा इसका, ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन से राष्ट्रपति के पद को लिया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर हम तुलना करें
किस देश से, तो राष्ट्र ब्रिटेन से तुलना करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन के जो राजा रानी हैं उनके एक समान माने जाते हैं। तो ब्रिटेन से हमने पद लिया है। या हमारे देश में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ये जो कंसेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है, वो यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और इसी तरीके से प्रक्रिया जो है वो हमने आयरलैंड से ली है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां किस भाग में है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां किस भाग में है? कल का आपने क्लास देखा है क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें भी मैंने एक बार ये क्वेश्चन डाला था, लेकिन उसमें मैंने अनुसूची पूछा था। यहाँ पर जो है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां किस भाग में हैं, तो भाग 9, भाग 8, भाग 10 या भाग 12। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो भाई। ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, बताई हुई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको सोचना पड़े। तो अनुच्छेद 244 है और भाग कौन सा है, भाग 10 है। भाग क्या है, भाग 10 में अनुच्छेद 244 में इस चीज को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से ही लास्ट कर देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है किससे? लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से, पंचायती राज से, सरकारिया आयोग से। तो अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कई बार ये बता चुका हूं। तो इसका संबंध है वित्त आयोग से। तो अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। गठन कब किया गया था? 2017 में किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। अध्यक्ष कौन है? प्रथम वित्त आयोग के के.सी. नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये सारी चीजें कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लास में बताई भी हैं। जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस अपलोड होती हैं रेगुलर, उन चीज़ों को देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई नहीं रोकेगा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से। तो चलिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता हूँ मैं और आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन जरूरत है कि अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हमें आगे और भी क्लासेस पढ़नी है। तो अगली क्लास जो होगी हमारी वो उपराष्ट्रपति के लिए होगी। तो बने रहिए हमारे साथ रेगुलर और इन ऐसी चीज़ों को जानते रहिए, समझते रहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले, वो सब्सक्राइब करें और हम 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स ला सके ताकि आप लोगों के सामने लाइव आ सके और डिस्कशन एक अच्छा हो। मैं बस चाहता हूँ कि डिस्कशन मोड हमारे लिए खुल जाए और हम लोग अच्छा डिस्कशन कर सकें और आपके जो डाउट है वो तुरंत ही सॉल्व हो सके, लंबा इंतजार ना करना पड़े, या फिर मैं जो कमेंट पढ़ के भूल भी जाता हूँ वो भी ना हो, या फिर इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो उन कमेंट्स को मैं पूरे को नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो चीज़ें ना रहें। तो यहाँ पे क्या हो कि सीधा सीधा डाउट जो है हमारा हाथों हाथ सॉल्व हो जाए, ऐसा हमारे पास सिचुएशन बन जानी चाहिए। वो कब होगा? 1000 सब्सक्राइबर के बाद। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,